हे गाइस, हिस्ट्री का आपका 11th चैप्टर है 12th क्लास वालों के लिए। विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान क्या थे। तो जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों का चल रहा है, आई थिंक 28 का बोर्ड एग्ज़ाम है 12th वालों का, तो यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब एटलीस्ट रिवीजन के लिए अगर आप लोग कर लें तो। वैसे ये हाफ ही वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसका हाफ पार्ट अलग से डाल दूंगी। शाम तक भी बोलेंगे मैं शाम को डाल दूंगी, अगर ये आपके लिए यूज़फुल है। वैसे तो यूज़फुल होना ही चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, तो वैसे मैं अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहती और बहुत ज़्यादा वीडियो को भी बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। बस थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लोगे आपका रिवीजन हो जाएगा। एटलीस्ट छोटा छोटा सा तो याद ही रह जाएगा, तो कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। अब आप तारीख को याद रखेंगे कि 10 मई 1857 की दोपहर में मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। अब ये मत कह देना मेरठ के सिपाहियों ने किया था, मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी। अब जो ये सेना थी वो कैसी सेना थी, पैदल सेना थी। पैदल सेना ने फिर बाद में जो रुख लिया, जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। ये जो थी विद्रोह, फिर ये शहर तक फैल गया। शहर और आसपास के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। फिर क्या हुआ जी, शहर और आसपास के लोग आपके सिपाहियों के साथ जुड़ गए। देन शास्त्रागार पर कब्जा किया गया। अब शास्त्रागार अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे हमारे हथियार रखे जाते हैं, हमारा गोला बारूद, तो हम नॉट हमारा मतलब उस समय जो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, ये उन्हीं के बारे में बात है, ठीक है। देन क्या था कि उनका मेन मुद्दा था गोरों पर निशाना साधना। जो वो विद्रोही थे वो गोरों को पसंद नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ उनका, ब्रिटिशियंस के खिलाफ उनका क्या था, विद्रोह था, और उन्हीं को निशाना उन्होंने बनाया था। देन जो उनके बंगले थे, उनके साजो समाज के साजो सामान थे, मतलब सज्जा के सामान जो होते हैं ना, जिससे वो मतलब उनकी कोई उनसे रिलेटेड कोई भी चीजें, उनके घरों की चीजें, सबको उन्होंने तहस नहस कर दिया, जला दिया। और फिर जैसे जो उनके सरकारी काम वाले रिकॉर्ड्स होते थे, दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने, ये सारी चीजें भी उन्होंने लूटमार करी और तबाह कर दिया। देन शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन थी ना जो, वो भी उन विद्रोहियों ने काट दी थी। कहाँ से, शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली लाइन को, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंधेरा होते ही सिपाही जो थे घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। अभी तक हम 10 मई पे बात करते हैं। 11 मई को लाल किले पहुंचा जो ये दल था, 11 मई को लाल किले पहुंचा। रमजान का वो महीना था, ठीक है। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर सहरी, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, सहरी खाकर उठे थे। सहरी आपको पता है ना, मॉर्निंग में रोजे से पहले खाया जाता है, वही खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर शोर सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी, वहां जो बाहर सिपाही थे उन्होंने जानकारी दी, हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी से में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे। कारतूस तो आपको पता ही होगा, जो आपके ये बम वगैरह होते हैं उसके ऊपर मतलब सील किया जाता है उससे पहले, और मुंह से खींच के ही ना फिर तब फेंका जाता है। मूवीज में भी आपने देखा होगा। तो उसके ऊपर जो लेप लगाया जा रहा था वो किसका था, सुअर और गाय की चर्बी का था, ठीक है। देन इसमें हिंदू मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट होता। भाई गाय है तो हिंदुओं का, सुअर है तो मुसलमानों का, भ्रष्ट तो हो ही रहा था सबका। बहुत बड़ा जत्था मतलब कि ग्रुप दिल्ली पहुंचा। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ गए। बहुत से यूरोपियन जो थे वो मारे गए थे। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए थे, लूटपाट हुई थी, और फिर क्या था, दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। उस समय पे ऐसा हुआ कि एक मतलब सोचो उस समय उन लोगों को कितनी खुशी हुई होगी ना कि दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। किले में घुसे बिना मतलब घुस गए थे जो लोग थे, ये विद्रोही थे, वो किले में घुसे बिना नियमों के पालन के, मतलब पालन भी नहीं किया किसी नियम का, वो लोग घुस गए। बस मांग क्या थी कि बादशाह का आशीर्वाद मिले। और क्या हुआ, इतनी भीड़ देख करके फिर बादशाह भी आया ही होगा तनाव में थोड़ा था, और बादशाह जो थे मान गए। इस तरह पता है क्या हुआ, इस तरह इस विद्रोह ने वैधता हासिल कर ली। अब लीगल हो गया ये, क्योंकि भाई बादशाह का नाम मिल गया। अब इस आंदोलन को मुगल बादशाह के नाम से चलाया जा सकता था।
12 और 13 मई को नॉर्थ इंडिया में शांति रही। खबर फैली फिर दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। और क्या फिर ये भी पता चला कि बहादुर शाह ने विद्रोह का समर्थन कर दिया है। तो हालात जो होते ना वो तेजी से बदले। प्लस गंगा घाटी की छावनी और दिल्ली पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह तेज हो गया। फिर आपका एक पॉइंट आता है विद्रोह का ढर्रा मतलब ये ध्यान में रखिएगा, ढर्रा का मतलब है सिलसिला कैसे हुआ ना। तो इन विद्रोह को अगर तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे खबर फैली, एक देश से दूसरे देश में फैली, एक शहर से दूसरे शहर में फैली, वैसे वैसे सिपाही जो है ना, एक शहर के सिपाहियों ने हथियार उठाए, फिर दूसरे वालों ने, फिर दूसरे से तीसरे को पता चला तो तीसरे वालों ने, ये सब बढ़ते गए। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? तो सैन्य विद्रोह सिपाहियों ने विशेष जो थे ना ये स्टार्ट हुए तो पहले तो एक अलग तरीके से संकेत देने लगे। कई जगहों पे तोप का गोला दागा जाता था, तो कहीं पर बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दे दिया जाता था। ठीक है, सभी तरह के हमले हुए, सारे रिकॉर्ड्स जला दिए गए, मतलब वही उनकी इमारतें वगैरह खराब कर दी, सरकारी दफ्तर वगैरह थे वो सब खराब कर दिए। गोरों को निशाना बनाया, हिंदू मुसलमान और तमाम लोग एकजुट हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए क्योंकि फिरंगियों के सफाई के लिए। अपीलें जारी हुई हिंदी उर्दू फारसी में। विद्रोह का जो दायरा था वो तगड़ी तरीके से फैला। देन लखनऊ, कानपुर तथा बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्सों का शिकार हुए। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। विद्रोह जो था मतलब इस कारण से विद्रोह इतनी बुरी तरीके से फैला कि विद्रोह जो था चौतरफा फैल गया, उसने बहुत तगड़ा रूप ले लिया। अंग्रेज अपनी घर बार बचाने में फंसे थे। एक ब्रिटिश अफसर ने ये भी लिखा, मतलब उस समय अंग्रेज देखो हम लोगों से इतना डर गए, और ब्रिटिश के एक अफसर ने ये भी बात कही कि हमारा एक पॉइंट यहाँ से रहा है, कोई बात नहीं, ये ध्यान में रखना। विद्रोहियों ने चौतरफा रूप लिया था। शासन की सत्ता और सोपानों की ना सरेआम अवहेलना, मतलब बुराई हो रही थी। मई जून में अंग्रेजों के पास विद्रोह के खिलाफ तो कोई कार्रवाई वो कर नहीं पाए। तब उनके पास क्या था कि अपने घर बचाने में फंसे हुए थे। फिर ब्रिटिश एक अफसर ने कहा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया है। जो ब्रिटिश के द्वारा शासन बनाया गया वो कैसे बिखर गया जी? ताश के महल के जैसा बिखर गया। अब करेंगे भाई चोरी से सब कुछ, तो बिखरना ही था ना। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। संचार के माध्यम अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय था। अब आप बात करें कि उस समय पे संचार कैसे हो पा रहा था, तो संचार इस वजह से हो पा रहा था कि वो जो विद्रोह थे ना वो आंशिक रूप से एक तो प्लान्ड थे, प्लस उनमें ना इक्वेशन अच्छी थी, तालमेल अच्छा था। फिर क्या था जी? छावनियों के बीच अच्छा संचार था। सातवीं अवध में इर्रेगुलर कैवलरी ने मई शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए ये फैसला लिया है कि हम लोग जो ये कारतूस है उसका यूज नहीं करेंगे। देन इनके तालमेल पर फिर सवाल उठने लगे कि भाई ये योजना बना कौन रहा है, कैसे बनाई गई है, और ये है कौन है इसका करता धरता। देन बात आती है जी हमारी मौजूदा दस्तावेज जो अभी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार पर तो जवाब देना कठिन है कि नहीं भाई ये झूठी बात रही होगी। फिर भी एक घटना है जो सुराग देती है कि ऐसा कुछ हुआ था। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन थे हेयर से। कौन थे जी? याद रखिएगा यहाँ पे हेयर से थे। ठीक है, हेयर से की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां हेयर से तैनात थे वहीं पर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। ठीक है, अवध मिलिट्री का फर्ज बनता था या फिर उनको फर्ज था कि हेयर से को या तो वो मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। तय किया गया हर रेजिमेंट के देशी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए और विद्रोह की शुरुआत। फिर यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, विद्रोह के शुरुआती इतिहासकार थे एक, जिनका नाम हमारे पास में क्या था, जिनका नाम था जी चार्ल्स बॉल। तो चार्ल्स बॉल ने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में लिखा था, पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों से जुड़ती है। ये वो लाइनें जहाँ पे लोग रहते थे। तो इनकी जीवन शैली एक थी, ये एक जात वाले बंदे थे, ये अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, प्लस एक साथ होकर सिपाही अपने विद्रोह की कर्ता धर्ता भी खुद बन गए थे उस समय पे, है ना।
अब क्या है, नेता और अनुयायी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। उस समय पे नेता कौन थे, अनुयायी कौन थे, तो क्या था उस समय पे, अगर अब जब इतना कुछ ले लिया तो उनसे लोहा लेना भी जरूरी था, क्योंकि लोहा आप समझ सकते हो अभी जरूरतमंद नहीं है, उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। तो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए क्या करिए था, उनको नेतृत्व चाहिए था कि भैया उनको कोई लीड कर सके और उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सके। तो इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेता की भूमिका निभाते थे। क्या हुआ, यहाँ से फिर वो दिल्ली गए बादशाह के पास, जो मुगल बादशाह आगे बात हुई थी जिनके बारे में, उसी के बारे में पास गए। कहा विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त उनसे करी कि भाई आप हमारे जो है, आप हमारे इस विद्रोह को लीड कर दीजिए। लेकिन सहमति में तो समय लगता ही है, वो भी बादशाह एकदम से थोड़ी ना मान जाएगा। तो तब बादशाह भी क्या हुआ, भयभीत और बेचैन था। वो ऑलरेडी एक विद्रोह ले चुका था अपने सर पे, तो दूसरा तो क्या ही है कि दूसरा भी लेने के लिए उसे भी डर था। सॉरी ना, अगर कोई फालतू आवाजें आ रही हो तो। बादशाह ने नामात्र नेता बनना तभी स्वीकार किया। मतलब बादशाह वैसे बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन लोगों को स्वीकार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा कोई और विकल्प, उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने संभाला था। तो वहीं उन्होंने को भी संभालना पड़ा। झांसी में रानी को भी ना आम जनता के दबाव में बगावत संभालनी पड़ी थी। बिहार के आरा के स्थानीय जमींदार थे कुंवर सिंह, वो भी मतलब उन्होंने भी ऐसे ही संभाला था। अवध में, और उससे पहले कुछ एक हुई होगी घटना, अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासन को गद्दी से हटा दिया गया और उनके राज्य पे कब्जा कर लिया गया था। तो कहीं ना इन सब चीज़ों की वजह से इन लोगों को भी मानना पड़ा। फिर क्या था जी, लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटा बिरजेश कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। ठीक है, नेता दरबारों से जुड़े नहीं थे। विद्रोह का संदेश जो था ना, वो तो या तो आम जनता लेके जाती थी या धार्मिक जो लोग होते ना उनके माध्यम से फैलता था। वहीं पे एक फकीर देखा गया हाथी पर बैठा, सिपाही उससे मिलते थे, है ना। अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे नेता तथा स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को खत्म करने का वो सोच रहे थे। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों का विद्रोह के लिए उकसाते थे वो लोग। नेता फिर क्या था, फिर नेता सामने आए। शाहमल, फिर जो नेता थे उनमें से शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया, मतलब एकजुट कर लिया उन लोगों को ना। देन क्या था, और छोटा नागपुर स्थित सिंध भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने, किसने, गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला। ठीक है। देन क्या था, अफवाहें और भविष्यवाणी। फिर देखिए अफवाहें भी फैली होगी, बहुत तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियों के जरिए जो लोग थे वो उठ खड़े होने के लिए उकसाया जा रहा था कि भाई या तो झूठी अफवाह फैला दी कि भाई उसकी वजह से क्या है, बंदे खड़े हो जाए उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए ना। मेरठ से दिल्ली आए सिपाहियों को बादशाह को कारतूस के बारे में बताया गया था। एनफील्ड राइफल ने उन कारतूसों को दिया था। अंग्रेजों ने सिपाहियों को समझाया कि ऐसा नहीं है, मतलब वो लोग तो ये कह रहे थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, कि कारतूस पे सुअर गाय का खून वून कुछ नहीं लगा है। लेकिन वही ना, फिर जब अफवाह फैल गई है तो वो आग की तरह ही फैलती है, आप जानते हैं। पर ये अफवाह आग की तरह फैली, और जो आपके राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट वाइट ने एक रिपोर्ट लिखी कि दमदम स्थित शास्त्रागार में नीची जाति के एक खलसी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने को कहा था। उसने मना कर दिया, कहा उसे लोटा मतलब जो नीची जात वाला का है ना, उसके लोटा छूने से वो अपवित्र हो जाएगा। खलसी ने जवाब दिया, वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी जब तुम उन कारतूसों को मुंह से खींचोगे। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, पर ये अफवाह ऐसी फैली अंग्रेजों की एक ना मानी लोगों ने। अंग्रेजों ने बोला भी कि ये तुम्हारे ही किसी बंदे ने ये उड़ाई हुई बात है, लेकिन वही है ना, अंग्रेज अब चाहे कुछ भी बोले कोई नहीं मानेगा उनके। सिपाहियों में गहरा गुस्सा जाग गया, लेकिन यह अफवाह की हिंदू मुस्लिमों को धर्म नष्ट करने के लिए साजिश रची गई है। ठीक है, कि अंग्रेजों ने आटे में गाय तथा सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाया है। आम लोगों तथा सिपाहियों ने आटा छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ शक बना हुआ था। बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से
और बल मिल गया कि प्लासी की जंग के 100 साल होते हैं 23 जून, ध्यान रखिएगा 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी राज जो है, नॉट राजा, जो आपका अंग्रेजी राज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गांव गांव फिर क्या होता, उस समय पे ना गांव गांव में चपातियाँ बटी थी। चपातियाँ बटने का मकसद तो ना तब समझ आया था और ना आज भी समझ आया है, लेकिन लोग उसे आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और उसका नेक्स्ट जो आपका है ना पॉइंट है आपका, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। पहली बात तो वही बात है ना, लोग अफवाहों में विश्वास ही क्यों कर रहे थे, कुछ चीज़ें तो जरूर झूठी भी रही होगी। अगर इस पॉइंट के आगे के नोट्स आप लोगों को चाहिए, मतलब वही है ना, इंस्टेंट प्रैक्टिस है 15 मिनट में, और आप आई थिंक ये 15 से 17 मिनट की वीडियो जाएगी। इसके अंदर भी आपको क्या ही चाहिए, अगर 15 मिनट में आपका आधा चैप्टर जा रहा है, मतलब 15 मिनट और दे करके आप 4 गाने फिर सुन लीजिए 15 मिनट के बाद में, और 15 मिनट के बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। तो आपका एक चैप्टर अगर आधे घंटे में निकल रहा है इजीली छोटे नोट्स के जरिए, तो क्या ही दिक्कत है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट जल्दी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे एकदम से कह रहे हैं कि भाई अभी हमको चाहिए, तो फिर हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगे तो बता दीजिएगा, अदरवाइज थैंक यू, बाय बाय।